नमस्कार साथियों। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था जनन के प्रकार। जनन के दो प्रकार होते हैं। नंबर एक अलैंगिक जनन, जिसे अंग्रेजी में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। दूसरा था लैंगिक जनन, जिसे अंग्रेजी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। अब इसमें से पहला अलैंगिक जनन, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या होता है। देखिए, ये जनन का एक ऐसा माध्यम है जिसमें केवल एक जनक द्वारा अपने जैसी अनेक संतानें उत्पन्न की जा सकती हैं। अलैंगिक जनन जनन का एक ऐसा माध्यम है जिसमें केवल एक जनक द्वारा ही अपने जैसी अनेक संतानें उत्पन्न की जा सकती हैं। यानी इसमें दो जनकों की आवश्यकता नहीं होती, जैसे नर और मादा। ठीक है। तथा इसमें जो संतानें उत्पन्न होती हैं वो हूबहू यानी सेम टू सेम डिक्टो अपने जनकों के समान होती हैं। यानी जिससे वो उत्पन्न हुई हैं उसी के समान होती हैं। अब कोई भी चीज़ किसी भी वस्तु के समान, उसी के समान होती है तो आपको पता है कि उसको क्लोन कहा जाता है। जैसा कि आप पुरानी पिक्चरों में या फिर नई पिक्चरों में देखते हैं, क्लोन। तथा इसमें विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती। अच्छा, विभिन्नताएं तो उत्पन्न अपने आप ही नहीं होंगी कि जब जैसा जनक होगा वैसी ही उसकी संतान होगी हूबहू, तो विभिन्नताएं उत्पन्न होने का यानी अंतर उत्पन्न होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, अमीबा है, ये दो भागों में बंट जाता है। एक अमीबा से दो संतानें उत्पन्न होंगी। अब ये वाली दो संतानें और उत्पन्न करेगी, ये वाली और संतानें उत्पन्न करेगी। इसी प्रकार के जनन को अलैंगिक जनन कहा जाता है। समझ में आ गया होगा। दूसरा उदाहरण गुड़हल है। गुड़हल का पौधा आपने देखा होगा। गुड़हल की एक डाली काटकर जमीन में लगा देते हैं, उससे अनेक उसी प्रकार के पौधे उत्पन्न हो जाते हैं। जो पौधे उत्पन्न होते हैं वो सेम टू सेम वैसे ही होते हैं जैसे उनके जनक होते हैं। इसीलिए इस प्रकार के जनन को हम क्लोन भी कहा जाता है। इस प्रकार के जनन को हम क्लोन भी कह सकते हैं। दूसरे प्रकार का जनन था जिसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। अंग्रेजी में इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। ये अलैंगिक जनन से थोड़ा भिन्न है। इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। लैंगिक जनन क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, इस प्रकार के जनन में दो जनकों की आवश्यकता होती है और दोनों ही जनक एक ही जाति के होने चाहिए और दोनों ही जनक भिन्न भिन्न लिंगों वाले होने चाहिए। यानी एक नर होना चाहिए और दूसरा मादा होनी चाहिए। देख लेते हैं। इसमें एक ही जाति के दो विपरीत लिंगों वाले जीवों की आवश्यकता होती है। जब एक ही जाति के दो विपरीत लिंग वाले जीव मिलते हैं तो उनसे जो संतान उत्पन्न होती है
इस प्रकार के जनन को हम लैंगिक जनन कहते हैं। इस प्रकार के जनन में विभिन्नताएं यानी अंतर पाया जाता है, विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। देखते हैं कैसे। उदाहरण के तौर पर मनुष्य लेते हैं। नर मादा। नर की तरफ से नर युग्मक जिसे हम शुक्राणु कहते हैं, अंग्रेजी में इसे स्पर्म कहा जाता है। मादा की तरफ से मादा युग्मक, जिसे हम अंडाणु, अंग्रेजी में इसे ओवम, OVUM, ओवम कहा जाता है। देखिए, मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। जब नर युग्मक यानी शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु दोनों मिलते हैं तो युग्मनज, जिसे अंग्रेजी में जायगोट, जायगोट का निर्माण होता है। अब देखिए कि इसमें विभिन्नताएं किस प्रकार उत्पन्न होती हैं। मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। नर की तरफ से शुक्राणु के साथ 23 गुणसूत्र आते हैं, मादा की तरफ से भी 23 गुणसूत्र आते हैं और 23 दोनों मिलकर 46 गुणसूत्र यानी युग्मनज में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और इसके बाद इससे 9 महीने में शिशु, बेबी का जन्म होता है। अब देखिए, इस प्रकार की जनन में विभिन्नताएं क्यों पाई जाती हैं। नर यानी पुरुष, मादा यानी महिला, दोनों की तरफ से आधे आधे गुण सूत्र शुक्राणु और अंडाणु के साथ आते हैं। दोनों मिलकर एक नया युग्मनज बनाते हैं और दोनों में आधे आधे गुण यानी आधे नर की तरफ से आधे मादा की तरफ से मिलकर एक नई संतान उत्पन्न करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि दोनों के आधे आधे गुणसूत्र होंगे तो एक विभिन्नता वाला शिशु पैदा होगा, जो न अपने बिल्कुल पिता के समान होगा न बिल्कुल अपनी माता के समान होगा। लेकिन जैसा कि आपने अलैंगिक जनन में पढ़ा था कि हूबहू उसी प्रकार के संतानें पैदा होती हैं जैसे कि उनके जनक होते हैं, लेकिन लैंगिक जनन में ऐसा नहीं पाया जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन भी आया है, किस प्रकार के जनन में विभिन्नताएं पाई जाती हैं लैंगिक जनन में। कई बार ये भी क्वेश्चन आया है, किस प्रकार के जनन में विभिन्नताएं नहीं पाई जाती हैं अलैंगिक जनन में। तो ये था थोड़ा सा लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के बारे में। अब देखिए थोड़ा डिटेल में हम पढ़ते हैं। अलैंगिक जनन की विधियां, यानी किस किस जीव में अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है तथा इसकी क्या क्या विधियां होती हैं। मेथड्स ऑफ अलैंगिक
मेथड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें सबसे पहली जो विधि है जिसे हम द्विविभाजन कहते हैं, द्विविभाजन, बाइनरी फिजन। देखिए, इसमें एक जीव दो भागों में विभक्त होकर दो नए जीवों को जन्म देता है। नोट कर लेते हैं। एक जीव अपने केंद्रक भाग से विभक्त होकर दो नए जीवों को जन्म देता है। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, व अन्य प्रोटोजोन्स अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, एंटमीबा, हिस्टोलिका तथा अन्य प्रोटोजोआ संघ के अन्य बहुत सारे जीव हैं, वो उन सब में इस प्रकार का विभाजन पाया जाता है। यानी एक जीव से दो जीवों में विभक्त हो जाते हैं तथा नई संतान को उत्पन्न करते हैं। जैसे अमीबा का उदाहरण ले लेते हैं हम। ये कोई अमीबा है। देखिए, अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता, ये अपना आकार बदलता रहता है। भोजन प्राप्त करने के लिए ये अपना आकार जो है बदलता रहता है। अब देखिए, ये जो है किस प्रकार दो भागों में विभक्त होता है। पहले ये जो केंद्रक भाग से सिकुड़ना शुरू कर देता है और सिकुड़कर इस प्रकार हो जाता है। देखेंगे, इस प्रकार हो जाता है। इस प्रकार से अमीबा केंद्रक भाग से सिकुड़ना शुरू कर देता है, सिकुड़कर दो भागों में बंटकर दो नए जीव संतति को उत्पन्न करता है। देखिए, अमीबा को अमर माना जाता है, यानी इसको जो है प्रकृति में अमर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी कभी भी प्राकृतिक तौर से मृत्यु नहीं होती है। वो कैसे? एक अमीबा है, परिपक्व होने के बाद ये दो में बट जाता है, जैसे इस प्रकार बट गया। अब ये अमीबा है, परिपक्व होने के बाद फिर से दो में बट जाएगा। इस प्रकार अमीबा कभी भी मरता नहीं है, इसको प्राकृतिक तौर से अमर माना जाता है। समझ में आ गया होगा अलैंगिक जनन की पहली विधि, द्विविभाजन। इसमें क्या होता है, एक जीव अपने केंद्रक भाग से जो है बटकर दो नए जीवों को जन्म देता है।
किस किस में पाया जाता है? अमीबा में, पैरामीशियम में, यूग्लिना में, एंटमीबा, हिस्टोलिका तथा अन्य जो भी प्रोटोजोआ संघ के जीव हैं उन सब में इस प्रकार का जनन पाया जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन आया भी है, द्विविभाजन किस में पाया जाता है, तो आपको पता चल गया होगा। अब दूसरा इसका अलैंगिक जनन की दूसरी विधि है बीजाणु जनन। इसे अंग्रेजी में स्पोरोलेशन बोला जाता है। देखिए, इस प्रकार के जनन में जीव परिपक्व होने के पश्चात बीजाणु उत्पन्न करता है तथा ये बीजाणु अंकुरित होकर दूसरे नए जीवों को जन्म देते हैं। उदाहरण के तौर पर पेनिसिलियम, पेनिसिलियम जो कि एक कवक होता है। पेनिसिलियम एक कवक है जिस कवक से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा पहली एंटीबायोटिक दवा का निर्माण किया गया था, जिसे हम पेनिसिलिन नाम से जानते हैं। पेनिसिलिन पेनिसिलियम कवक द्वारा फ्लेमिंग द्वारा पेनिसिलिन नामक एक दवा का निर्माण किया गया था, जिसे हम जादुई दवा के नाम से भी जानते हैं, मैजिक मेडिसिन। बहुत बार क्वेश्चन आया है जादुई दवा कौन सी है, या फिर पेनिसिलिन का जो है आविष्कार किसने किया, या सबसे पहली एंटीबायोटिक कौन सी है, पेनिसिलिन। अब ये किस प्रकार से इसमें जनन होता है, देखिए पेनिसिलिन एक कवक होता है जो कि इस प्रकार से तथा इस पर बीजाणु उत्पन्न होते हैं। बीजाणु, अब ये बीजाणु परिपक्व होने के पश्चात इधर उधर बहुत सारे माध्यमों से, हवा द्वारा, जीव जंतुओं द्वारा, पानी द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थानों पर पहुंच जाते हैं और वहां पर पहुंचकर नए जीव को परिपक्व अंकुरित होने के पश्चात नए जीव को जन्म देते हैं। ये हो गया बीजाणु जनन। अब इसका तीसरा विधि है
जिसे हम मुकुलन कहते हैं, इसको अंग्रेजी में कहते हैं बडिंग। देखिए, इसमें जनक कोशिका से जनक कोशिका में उभार, आउटर ग्रोथ, उभार के रूप में एक मुकुल उत्पन्न होता है जो वृद्धि करके नए जीव को जन्म देता है। उदाहरण के तौर पर ये किसमें पाया जाता है? यीस्ट, ये भी एक कवक होता है। हाइड्रा, एक जलीय जीव होता है। यीस्ट और हाइड्रा में ये पाया जाता है। अब देखिए किस प्रकार से ये जो है वृद्धि करता है। ये कोई हाइड्रा है, इसमें कहीं भी एक कली जैसी उत्पन्न हो जाएगी, कली, बड। अगले स्टेप में ये कली वृद्धि करके और बड़ी हो जाएगी तथा आगे चलकर ये नए हाइड्रा में बदल जाएगी, एक दूसरे हाइड्रा को जन्म देगी। इस प्रकार से एक हाइड्रा से दो हाइड्रा बनते हैं, यानी एक मुकुल यानी कली उत्पन्न होती है जो कि वृद्धि करके तथा बाद में अपने जनक से अलग होकर दो नए संतानें उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार के जनन को हम मुकुलन कहते हैं। जैसा कि आपने बचपन में भी पढ़ा होगा पार्ट्स ऑफ प्लांट के बारे में, तो उसमें आपने एक पढ़ा होगा फ्लावर, दूसरा पढ़ा होगा बड। बड का मतलब होता है कली। वो ये इसमें जीव में जैसे यीस्ट या फिर हाइड्रा में एक कली उत्पन्न होती है, जैसा कि इस प्रकार दिखाया गया है, जो वृद्धि करती है। वृद्धि करने के पश्चात अपने जनक कोशिका से अलग होकर नए जीव में परिवर्तित हो जाती है। बहुत बार ये क्वेश्चन भी आया है, मुकुलन कौन से जीव में पाया जाता है, हाइड्रा या यीस्ट में, या फिर हाइड्रा में किस प्रकार का जनन पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है मुकुलन। चौथा और इम्पोर्टेंट है आपका पुनरुद्भवन, बहुत ही महत्वपूर्ण, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। पुनरुद्भवन, इसे अंग्रेजी में रीजनरेशन, इसे अंग्रेजी में रीजनरेशन कहा जाता है। देखिए, ये जीवों में पाया जाने वाला एक विशेष प्रकार का गुण है, जिसमें किसी भी कारणवश यदि कोई जीव कट जाता है या टूट जाता है तो उसका टूटा हुआ भाग नए जीव को जन्म देता है। यानी ये जीवों में पाया जाने वाला एक विशेष प्रकार का गुण है, जिसके अकॉर्डिंग यदि किसी जीव का कोई भाग
कट जाता है या टूट जाता है तो वो भाग दूसरे नए जीव को जन्म देता है। तथा इसका दूसरा उदाहरण आपने सामान्य तौर पर देखा होगा, छिपकली। कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिनके शरीर के कुछ अंगों में ये गुण पाया जाता है, जैसे छिपकली। आपने देखा होगा छिपकली की पूंछ टूट जाती है या कट जाती है, लेकिन कुछ समय पश्चात वो दोबारा से रीजनरेट हो जाती है या दोबारा से उत्पन्न हो जाती है। यही गुण पुनरुद्भवन कहलाता है, कुछ जीवों में पाया जाता है। मुख्य रूप से ये सबसे ज़्यादा जो पुनरुद्भवन का गुण पाया जाता है वो पाया जाता है प्लेनेरिया में। उदाहरण प्लेनेरिया, स्टारफिश की कोई भुजा कट जाती है, टूट जाती है, या फिर इसको दो भागों में भी काट दिया जाता है तो भी प्रत्येक भाग नए जीव को जन्म देता है, बशर्ते उसका केंद्रक उस भाग में होना चाहिए। प्लेनेरिया, स्टारफिश, अमीबा में भी ये गुण पाया जाता है, युगलिना में भी ये गुण पाया जाता है। हाइड्रा स्पंज, ऑक्टोपस तथा छिपकली की पूंछ। बहुत सारे जीव में जिनमें ये गुण पाया जाता है, लेकिन सर्वाधिक गुण प्लेनेरिया में पाया जाता है। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है ये, पुनरुद्भवन का सर्वाधिक गुण किसमें पाया जाता है, तो वो ये पाया जाता है प्लेनेरिया में। लिख लेंगे इसको। जीव के कटे या टूटे हुए भाग नए जीव को उत्पन्न करते हैं। उदाहरण तथा कुछ जीवों के विशेष अंगों में भी ये गुण पाया जाता है। नोट कर लेंगे। देखिए, कुछ जीवों में एक विशेष प्रकार का गुण पाया जाता है जिसमें उन जीवों के कुछ कटे हुए भाग नए जीव को जनरेट करते हैं या उत्पन्न करते हैं, तथा कुछ जीवों के कुछ विशेष अंगों में भी ये गुण पाया जाता है जिससे उनके कुछ विशेष अंग दोबारा से उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे आपने छिपकली की पूंछ देखी होगी, ये चौथा प्रकार हो गया इसका। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूं जिनके जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। पहला क्वेश्चन, मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 2, किस प्रकार के जनन में विभिन्नताएं पाई जाती हैं? क्वेश्चन नंबर 2, किस प्रकार के जनन में
विभिन्नताएं पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किस जीव में पुनरुद्भवन का सर्वाधिक गुण पाया जाता है? किस जीव में पुनरुद्भवन का सर्वाधिक गुण पाया जाता है? चौथा क्वेश्चन, यीस्ट में किस प्रकार का जनन पाया जाता है? यीस्ट में किस प्रकार का जनन पाया जाता है? पांचवा क्वेश्चन, किस प्रकार के जनन में क्लोन बनते हैं? किस प्रकार के जनन में क्लोन बनते हैं? अगले वीडियो तक के लिए आप इंतज़ार करेंगे। इन क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें तथा जो भी सुझाव हों या जो भी क्वेरीज हों या जो भी क्वेश्चंस हों तथा जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं उनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।